Dear students, today we are going to discuss about center mass and collision. First of all, we should know that why we need to discuss about center mass. क्यों जरूरत है सेंटर मास को पढ़ने की? किसी भी शेप और साइज वाली बॉडी, चाहे वो ब्लॉक हो, वेज हो, ट्रेन हो, बस हो, साइकिल हो, इवन पर्सन हो, सभी के ट्रांसलेशन मोशन को समझने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे वो मिलके बनी है के ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ने के बजाय एक ऐसे पॉइंट का ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा जाए जो पूरी बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन को रिप्रेजेंट कर सके, एक्सप्लेन कर सके। और वो पॉइंट और कोई नहीं, सेंटर मास ही होता है। इस कंसेप्ट को हम डिटेल में यहां समझते हैं कुछ इस टाइप से। मान लो एक व्हील है और ये व्हील को हमने आगे की तरफ मूव कराया, ये आगे की तरफ मूव भी करा वेलोसिटी से और घूमता भी जा रहा है। अब इस व्हील के जो ट्रांसलेशन मोशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको अगर हमें समझना है तो क्या मैं किसी भी पार्टिकल को लेकर समझ सकता हूं? इस टॉपिक को ध्यान से देखना। मान लो इस अपर पार्टिकल के मोशन की बात करें तो ये अपर पार्टिकल का मोशन जो है ये इस तरफ घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। तो जो इसका पाथ होगा कुछ रैंडम कॉम्प्लिकेटेड पाथ होगा, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड पाथ को पढ़ने थोड़ा सा टफ पड़ता है। और अगर हमें इस व्हील के फॉरवर्ड मोशन को समझना है तो इस पॉइंट के मोशन से हम नहीं समझ पाएंगे। यहां वाला पार्टिकल का भी मोशन कुछ इस तरफ से रैंडमली होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। सभी पार्टिकल का, सेंटर पार्टिकल को छोड़ के बाकी सभी पार्टिकल का जो पाथ होगा, मोशन का जो पाथ होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए इस व्हील के फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो ट्रांसलेशन मोशन है इसको अगर समझना है तो हम एक ऐसे पॉइंट को देख रहे हैं जो बिल्कुल इसके ट्रांसलेशन मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। देखना जरा, ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है, जब ये व्हील ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा होगा तो जो सेंटर वाला पार्टिकल है बिल्कुल ऐसे मूव करेगा, जो कि व्हील के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पॉइंट आगे जाके हम इसको सेंटर मास का नाम देंगे। और भी इसमें ऐसे पॉइंट है जहां हमें सेंटर मास को पढ़ने की जरूरत फील होती है। देखो कैसे, इस वाले पार्टिकल को जरा ध्यान से देखें। इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, घूमने वाली वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी और ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, घूमने की वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और ट्रांसलेशन मोशन की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। इस वाले पार्टिकल की घूमने की वेलोसिटी, रोटेशनल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और ट्रांसलेशन वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। कहने का मतलब है हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है ना। और अगर मैं इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम लिखना चाहूं तो लीनियर मोमेंटम की बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी। तो m तो हो गया मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ व्हील। और ये जो v है, ये v हम किसका लिखेंगे? जब हमें लीनियर मोमेंटम पूछा है सिस्टम का, इस व्हील का अगर लीनियर मोमेंटम पूछा है तो मास तो हमने व्हील का लिख दिया, लेकिन ये v किसका लिखेंगे? तो ये v जो लिखा जाता है ये सेंटर मास का लिखा जाता है। यहां जरूरत पड़ती है हमें सेंटर मास की। अब देखो और आगे, मान लो इस पर हमने फोर्स लगा रखा है F फोर्स, सेंटर पे ये हमने F फोर्स लगा रखा है। तो जो फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है उससे जो ये एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो जो एक्सेलरेशन हमने लिखा है, ये एक्सेलरेशन जो लिखा जाता है ये सेंटर मास का एक्सेलरेशन लिखा जाता है। मतलब अब तक हमने जो इक्वेशन लिखी है इक्वल टू ma, इसमें a जो होता है वो सेंटर मास के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें हमें सेंटर मास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर एक और देखो, इस मार्कर को, एक रॉड समझ लेता है, इस मार्कर को अगर मैं एक टेबल पर कुछ इस टाइप से रखूं, है ना, और अगर हम इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करें, मैं अगर इसके बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगाता हूं तो ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाती है। तो उस टाइम जैसे
ये मार्कर को हमने ऐसे फोर्स लगाया, बिल्कुल इसके सेंटर पर फोर्स लगाया है और ये ऐसे चलने लग जाएगा। इसका मतलब इसका जो हर एक पार्टिकल जो होगा वो सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। इसको मैं बोर्ड पर डायग्राम बना के बताता हूं। मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल पर हमने एक मार्कर या रॉड रखी हुई है और इस रॉड के सेंटर पे, ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसके सेंटर पे अगर हम एक फोर्स एक्सर्ट करें, ये फोर्स एक्सर्ट किया, इसका मास m है, ये फोर्स एक्सर्ट किया तो ये इस टाइप से आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो अगर मैं एफ एम और ए का रिलेशन लिखूं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा यहां हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन अगर यही फोर्स मैं यहां से हटाकर कुछ इस टाइप से लगा दूं, यहां लगा दूं फोर्स, मैंने इसके सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए फोर्स लगाया है, तो ये जो रॉड होगी ये रोटेट भी करेगी और आगे भी चलेगी। इस टाइप से रोटेट भी करेगी और आगे भी चलेगी। इस टाइप से ये रोटेट भी करती चलेगी और आगे मोशन भी करती चलेगी। अब अगर हमसे लिखा जाए F इक्वल टू एम इंटू ए लिखे हम, तो ध्यान से सुनना, इसके हर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे सेंटर वाले पार्टिकल की बात करें तो यहां जो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे ये एक्सेलरेशन सेंटर मास का एक्सेलरेशन होगा। हर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन इस इक्वेशन में जो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल जो हमने यह बात की थी, इस वाले पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन जो है वो सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और ट्रांसलेशन मोशन की वजह से भी एक्सेलरेशन है। तो हर एक पार्टिकल का यहां पे एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन यहां जो लिखा जाएगा इस इक्वेशन में F इक्वल टू एम ए इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा वो सेंटर मास का एक्सेलरेशन लिखा जाता है। इसको हम और थोड़ा सा समझें तो कुछ इस टाइप से मैं आपको और समझ सकता हूं कि कहां कहां सेंटर मास की हमें जरूरत पड़ती है। ये चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है? जब हम एनएलएम पढ़ लेते हैं, वर्क पर एनर्जी पढ़ लेते हैं, तो सेंटर मास को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है? कहां कहां सेंटर मास हमें जरूरी पड़ता है? तो देखो यहां पे मान लो हम एक टेबल पर रॉड को वर्टिकली रख देते हैं। ये हमने वर्टिकली रॉड को रख दिया, इसका मास हम m मान लेते हैं और इसकी लेंथ को l मान लेते हैं। मास इसका m और इसकी लेंथ l। अगर इस रॉड का हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं mgh होता है। लेकिन यहां रॉड के हर एक मास की ग्राउंड से जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे mgh, तो यहां h क्या लिखा जाएगा? क्योंकि हर मास का जो h है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और यहां हम सेंटर मास का कंसेप्ट यूज करते हैं कि जो इस पूरे बॉडी का जो सेंटर मास है उसकी हाइट जो है वो ग्राउंड से कितनी है। वैसे हम अभी फिलहाल मैं L/2 लिख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका सेंटर मास इसके सेंटर पे आएगा। जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी सिर्फ इतना समझना कि जो इस सेंटर मास की इस ग्राउंड से हाइट कितनी है वो हाइट हम यहां लिखते हैं। मतलब एक शेप और साइज वाली बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी है तब भी हमें सेंटर मास का यूज करना पड़ेगा। इस पोटेंशियल एनर्जी का मैं आपको एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं कि एक सेमी सर्कुलर बॉडी ले लेते हैं और इस बॉडी पर हम एक चेन लटका देते हैं कुछ इस टाइप से, जिसका मास m है। और अगर आपसे कहा जाए इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू दिस टेबल कितनी होगी, तो हम U इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखते हैं mgh, मास ऑफ चेन, g ग्रेविटी या h हाइट। ये हाइट हम किसके लिखे? क्योंकि हर मास, हर चेन के पार्ट की जो हाइट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट है। इस केस में भी हम जो हाइट लिखेंगे वो सेंटर मास, इस चेन की सेंटर मास की ग्राउंड से हाइट लिखी जाएगी। इसका मतलब सेंटर मास को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये काफी जगह हमारी कैलकुलेशन को इजी करता है, काफी जगह ये टॉपिक को समझना आसान कर देता है। तो और हमें 2-3 पॉइंट हमने एक जगह और भी पढ़ा था, जैसे
शेप और साइज वाली बॉडी को जब हम ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते हैं तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम किसी बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ इस टाइप से बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें मान लो इस बॉल के इस पार्टिकल की बात करें तो ये बॉल का पार्टिकल जब बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ये थोड़ी सी घूमती स्पिन करती हुई जा रही है। तो ये जो पार्टिकल है ये कुछ इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड पाथ ट्रेवल करता हुआ ऊपर जाता है। लेकिन जो सेंटर वाला पार्टिकल है ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाता है। यही रीजन था कि जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो इसको सेंटर मास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ही इसको पढ़ा था, और पॉइंट ऑब्जेक्ट हम इसको कहां मानते हैं, इसके सेंटर मास पे। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी बॉल को हम घुमाते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन कराए कुछ इस टाइप से, तो इसके जो पार्टिकल है ये यहां पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पाथ पर मूव करते हैं जिसको पढ़ना टफ रहता है। लेकिन अगर सेंटर पॉइंट की बात करें तो ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल प्रोजेक्टाइल पाथ पे चलता हुआ नीचे गिरेगा और इसको पढ़ना ज्यादा आसान है, और यही पॉइंट आगे जाके सेंटर मास बन जाएगा। इसका मतलब हम जब भी किसी बॉडी को शेप और साइज वाली बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ते हैं तो उस बॉडी को उसके सेंटर मास पर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के पढ़ा जाता है, जिससे उसको समझना इजी हो जाता है। तो बेटा अब हम सेंटर मास की डेफिनेशन समझेंगे। सेंटर मास क्या होता है, COM ये शॉर्ट फॉर्म है सेंटर मास की। सेंटर मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब सेंटर मास कोई मास नहीं है, ये एक पॉइंट है जिस पर हम पूरे बॉडी का मास को एज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर अज्यूमिंग सिस्टम बिहेव्स लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस। जो चीज हमने यहां बात की थी, अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो ये बॉडी जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाएगी और सेम सर्कमस्टेंसेस में हम उस ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ सकते हैं। अब हम इस बॉडी को, यहां जो हमने सिस्टम बोला है, इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होगा इसका डिस्क्रीट सिस्टम और दूसरा पार्ट होगा कंटिन्यूअस सिस्टम, जिसके हम सेंटर मास को पढ़ेंगे। डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है, इसको हम सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक बॉक्स लें और इस बॉक्स में छोटी छोटी कांच की गोलियां रख दें तो ये जो बॉक्स हमें मिलेगा, इस बॉक्स को कहा जाएगा मास सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे बॉडी में नहीं है, कई जगह ब्लैंक स्पेसेस भी है। कंटिन्यूअस सिस्टम का एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया वुडन पीस। इस वुडन पीस में मास सभी जगह फैला हुआ है और ये कंटिन्यूअस सिस्टम बन जाता है। और अब हम इन दोनों सिस्टम के सेंटर मास की पोजीशन को पढ़ेंगे। अब हम डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर मास को निकालना सीखेंगे। यहां हमने एक डिस्क्रीट सिस्टम लिया है जिसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस है, जैसे M1, M2, M3 सो ऑन, जिनके पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन गिवन है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर सो ऑन। अब इस सिस्टम का जो सेंटर मास है वो हमने मान लिया यहां पर आया है। उस सेंटर मास का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा वो RCOM वेक्टर इज गिवन बाय M1 R1 वेक्टर मास इनटू पोजीशन वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस सो ऑन। जितने भी मास है उन मास को उनके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर सम करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस सो ऑन। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर मास फाइंड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं हम। RCOM वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम समीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन MI वेक्टर वेयर I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय टोटल मास, समीशन ऑफ MI वेयर I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। यहां मास और डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के मल्टीप्लाई को मोमेंट ऑफ मास कहा जाता है।
यहां अपॉन के ऊपर में जो लिखा गया है वो मोमेंट ऑफ मासेस का सम लिखा गया है। एक सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ मासेस का सम लिखा गया है और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, ये रिप्रेजेंट करेगा सेंटर मास के पोजीशन वेक्टर को विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब अगर हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM is XCOM, YCOM, ZCOM, then पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में जैसे हम लिखना जानते हैं वही चीज हमने यहां लिखी है। RCOM वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू XCOM I कैप प्लस YCOM J कैप प्लस ZCOM K कैप। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए लिखना चाहे कोऑर्डिनेट्स को अलग से तो कैसे लिखेंगे? XCOM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। ये बिल्कुल सिमिलरली RCOM की तरह ही है, बट ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम y और z कोऑर्डिनेट लिखना चाहे सेंटर मास का तो कैसे लिखेंगे? YCOM is equal to M1 Y1 plus M2 Y2 plus so on divide by total mass of system, and ZCOM is equal to M1 Z1 plus M2 Z2 plus so on divide by total mass। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आएगा जो हमें बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेंटर मास किसी सिस्टम का ओरिजिन पे है और हम जानते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है पोजीशन वेक्टर 0 होता है। If COM center mass is at origin, then RCOM vector is equal to 0, है ना। अगर हम सेंटर मास को ओरिजिन पे रखें तो ओरिजिन का खुद के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो 0 होगा। और बाय डेफिनेशन जो ये चीज है RCOM वेक्टर, इसको अगर मैं 0 कर दूं, है ना, इसको अगर 0 कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M 0 के साथ में चला जाएगा और ये जो हमें मिल रहा है समीशन, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। तो हमने यहां लिख दिया समीशन ऑफ MIRI वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको हम एक नए नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? सम ऑफ मासेस ऑफ सिस्टम। ठीक है, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस ऑफ सिस्टम। और ये हमें मिल रहा है 0। ये 0 कब मिल रहा है? जब हमने सेंटर मास को ओरिजिन पे माना। जब भी सेंटर मास को ओरिजिन पे मानेंगे तो सिस्टम के मासेस का जो मोमेंट्स होगा उनका सम है वो हमेशा हमें 0 मिलेगा। और इसको हमने यहां लिखा है द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द मासेस ऑफ अ सिस्टम अबाउट सेंटर मास इज ऑलवेज 0। डिस्क्रीट सिस्टम का एक स्पेशल केस है 2 मास सिस्टम। यहां हमने 2 मास M1 और M2 को रखा है जिनके बीच की डिस्टेंस R है। इन दोनों मास को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उन्हीं पर सेंटर मास मिलेगा। यहां सेंटर मास हमने O पॉइंट पर माना है। सेंटर मास की डिस्टेंस M1 से R1 है और M2 से R2 है। जिस पॉइंट पर सेंटर मास आया है अगर उसे हम ओरिजिन एज्यूम कर ले तो हम ऑलरेडी जानते हैं समीशन ऑफ MIRI वेक्टर इज इक्वल टू 0। M1 मास की सेंटर मास से या ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड होने की वजह से नेगेटिव लिखा जाएगा और M2 मास का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से राइट हैंड साइड होने की वजह से पॉजिटिव लिखा जाएगा। सो M1 पोजीशन ऑफ M1 मास माइनस R1 प्लस M2 पोजीशन ऑफ M2 मास R2 is equal to 0। M1 R1 is equal to M2 R2। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन से हमें R और M में इनवर्सली रिलेशन मिलता है। मींस जहां मास ज्यादा होगा उस मास की सेंटर मास से डिस्टेंस कम होगी। सेकेंड इक्वेशन हमें मिल रही है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें R1 और R2 के एक्सप्रेशन मिलते हैं एज R1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय R। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय
r। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि r1 के सामने m2 एंड r2 के सामने m1 आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि r और m में इनवर्सली रिलेशन है। सेंटर मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा हमारे लिए। फर्स्ट, सेंटर मास कैन बी इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टम। मीन्स कि सेंटर मास जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सेंटर मास जरूरी नहीं कि मास पे ही हो, मास से बाहर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग का सेंटर मास बॉडी के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे होता है, वहां पर कोई भी मास नहीं होता। और अगर हम बात करें एक सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर मास उसके सेंटर पे होगा और बॉडी के अंदर होगा। और एक रॉड की बात करें तो एक रॉड का सेंटर मास सरफेस पे होगा। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द बॉडी। डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए बॉडी का सेंटर मास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होता है। एंड फॉर गिवन शेप, फिक्स शेप के लिए इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी। बॉडी में मास किस तरीके से फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर भी सेंटर मास की पोजीशन डिपेंड करती है। और जैसा कि हमने फाइंड भी किया था, जहां हैवी मास होगा सेंटर मास उसी की तरफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन टू मास सिस्टम जो कि हमने सॉल्व किया था, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। ये वही चीज इनवर्स रिलेशन को हमने यहां लिखा है डिफरेंट मैनर में। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, कहने का मतलब कि अगर m1 मास हैवी हुआ m2 से तो m1 की डिस्टेंस कम होगी m2 से। दैट मीन्स r1 इज लेस देन r2 एंड m1 इज लेस देन m2 मीन्स m2 अगर हैवी हुआ तो m2 मास की सेंटर मास से डिस्टेंस r2 कम होगी r1 से। और इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर हम एक लाइन से समझाएं तो सेंटर मास इज नियरेड टू हैवी मास, जैसा कि हमने पहले समझा था। लास्ट पॉइंट, सेंटर मास इन टू मास सिस्टम ऑलवेज लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। m1 m2 मास को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उन्हीं के बीच में सेंटर मास होगा। इफ मासेस आर इक्वल, दोनों मास अगर इक्वल है, देन इट लाई मिडवे बिटवीन देम, तो सेंटर मास बिल्कुल सेंटर पे होगा। और दोनों मास इक्वल नहीं रहे, अनइक्वल रहे, तो सेंटर मास वहां शिफ्ट होगा जहां पर हैवी मास है। अब तक जो हमने डिस्कशन पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर मास फॉर गिवन सिस्टम्स। यहां हमें टू मास सिस्टम गिवन है, इसमें 1 kg और 2 kg के बीच की डिस्टेंस आपको 15 मीटर गिवन है। इस सिस्टम का हमें सेंटर मास की पोजीशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम एक सेंटर मास को यहां पर एज्यूम करेंगे जो दोनों मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन पर होगा। ये सेंटर मास मिड पॉइंट पे भी हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब दोनों मास इक्वल हो। लेकिन यहां पर दोनों मास इक्वल नहीं है, तो हमें ध्यान में रखना है कि सेंटर मास उस मास की तरफ लिखा जाएगा जिसका मास ज्यादा है। लेट एज्यूम सेंटर मास इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम 2 kg और रिमेनिंग डिस्टेंस 15 माइनस x हो जाएगी। क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम जो ये सेंटर मास हमने माना है इसको ओरिजिन पे मान लेते हैं। लेट सेंटर मास इज एट ओरिजिन। इससे हमें एक रिलेशन मिल जाएगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। m1 2 kg इंटू डिस्टेंस x इज इक्वल टू m2 1 kg इंटू डिस्टेंस 15 माइनस x। सॉल्व करें इसको। 2x इज इक्वल टू 15 माइनस x, 3x is equal to 15, so x is equal to 5 मीटर।
ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड्स करता है ये ऑप्शन पे। इसलिए इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं। 2 kg से सेंटर मास की डिस्टेंस 5 मीटर है। सो डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम 2 kg इज 5 मीटर। कई बार ये ऑप्शन में नहीं मिलता, कई बार ऑप्शन में ये दे देते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम 1 kg इज इक्वल टू 10 मीटर। 50 माइनस 5। सेकेंड क्वेश्चन, ये 3 मास सिस्टम है। यहां पर हमें सेंटर मास की पोजीशन फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो हम कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ 3 मास है, 1 kg, 2 kg, 3 kg। इन तीनों मासेस के आपको इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स गिवन है और सेंटर मास का हमें यहाँ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला है x COM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय टोटल मास। तो वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 4/6 2/3। सिमिलरली YCM इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय टोटल मास is equal to 9/6 3/2. So coordinates of center mass 2/3, 3/2.